अब की चुनाव में हम लोगों ने इसलिए वोट वहां दिया है जो बीजेपी को भगा दे, जो बीजेपी को भगा दे, संविधान की सुरक्षा कर ले और हमारा मान सम्मान रह जाए। एग्जिट पोल चाहे जितना चिल्लाएं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे आपके दर्शकों को बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई आसपास भी नहीं होगा। तो एग्जिट पोल ने हम लोगों को जगा दिया है। अब हमारे लोग लाठी डंडा तलवारें लेकर के ईवीएम की रक्षा पर निकल पड़े हैं। हम लोगों ने जब 5 साल सांड को रखाया है तो हम 5 दिन ईवीएम को भी रखा सकते हैं, रखाना आता है। और जिन लोगों ने अपना वोट किया है ना, वो लाठी डंडा भी चलाना जानते हैं। भारत सम्राट अशोक का भारत था, भारत मौर्यों का भारत था, भारत तथागत बुद्ध का भारत है। ऐसा क्या हुआ कि बौद्धों की सत्ता चली गई और वो कैसा दौर आ गया है जब मंदिर के पुजारी जो हैं वो मुख्यमंत्री सीएम पीएम बन रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं और सम्राट अशोक के भारत में बुद्धिस्ट जो हैं वो हाशिए पर हैं। अब जाकर मेरे साथ भंते सुमित रतन हैं, वो एक नई लकीर खींच रहे हैं और बात सामाजिक आंदोलन की हो या राजनीतिक आंदोलन की हो, जो बुद्ध विहारों में भंते हैं उनको निकलने के लिए वो लगातार आग्रह कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और खुद भी निकल रहे हैं, सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। आइए उनसे समझते हैं कि क्या है भारत में बुद्धिज़्म का महत्व, क्या है भविष्य और कैसे 2000 साल पहले जो गौरव में बुद्ध में भारत था, गौरव में भारत था, वो कैसे लौट सकता है, क्या बिना राजनीतिक भागीदारी के लौट सकता है और क्या जो भंते हमारे बुद्ध विहारों में हैं उनको अब सड़कों पर आकर, चाहे वो राजनीतिक आंदोलन हो, सामाजिक आंदोलन हो, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले आप लोग की सत्ता थी, सम्राट अशोक, प्रसेनजीत, तमाम राजा थे। 2000 साल बाद आप लोग सत्ता से बाहर हैं, अब डेमोक्रेसी है। आपके सामने यूपी में योगी आदित्यनाथ उदाहरण है, मंदिर से सीधे मुख्यमंत्री। जो बुद्धिस्ट हैं, जो भंते हैं, उनमें कहाँ कमी रह गई? क्या वो सिर्फ बुद्ध विहार तक सीमित है? उनकी दखलंदाजी राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में कम हो गई है? एक्चुअली 1250 साल बौद्धों का शासन भारत पर रहा। उस दौरान तमाम शासक बने और अलग अलग परिवारों के लोग राजा बने। लेकिन अब आज ऐसी स्थिति है, डेमोक्रेसी ज़रूर है, लेकिन जो हक वंचित, असहाय और कमीरा समाज है, जो भगवान बुद्ध बाबा साहब के आंदोलन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, वह अभी असहाय और कमज़ोर है। अभी इनकी जो आज़ादी है, मैं मानता हूँ कि इनके चेहरे पे जो चमक है, इसकी उम्र ही सिर्फ 70 साल है। 70 साल पहले ये गुलाम थे, तो ना सामाजिक समझ थी, ना धार्मिक समझ थी, ना राजनीतिक समझ थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पूरे भारत में जो हमारा हक वंचित, असहाय और कमज़ोर समाज है, इसमें चेतना आ रही है और ये चेतना धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप लेने जा रही है। मुझे आशा नहीं, उम्मीद है कि ये संघर्ष अगर हमारा 10 साल चल गया तो हम फिर पुनः भारत के शासक बनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन अभी जो हालात हैं सर, बाबा साहब ने हमें डेमोक्रेसी दिया है, डेमोक्रेसी में भंते लोग की भागीदारी नहीं है। हम तो नहीं देख रहे हैं किसी सामाजिक संगठन, किसी राजनीति। मैं बनारस से गुजर रहा था तो बनारस में साधुओं की बड़ा जत्था निकल रहा था और वो कैंपेन कर रहे थे वोट के लिए, लेकिन भंते जी लोग कहीं स्टैंड नहीं ले रहे हैं। राजनीतिक समझ नहीं है अभी हमारे बहुजन समाज में। अगर कोई हिंदू सन्यासी खुलेआम भाजपा का साथ देता है, अपनी संस्कृति सभ्यता को बढ़ाता है, तो कोई भी हिंदू उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है। और अगर मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, किसी बहुजन नेता का साथ दे दूँ, उसके साथ अगर चाय भी पी लूँ, तो मेरे बहुजन ही हमारी बुराई करने लगते हैं, आलोचना करने लगते हैं, क्योंकि अभी वो प्राइमरी स्टेज है, उनको राजनीतिक सामाजिक समझ नहीं है। अभी अभी वो बेचारे गुलामी से निकले हैं, तो कैसे हम उम्मीद करेंगे कि वो हमें इस ऐतिहासिक दृश्य को वो पचा पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ धीरे धीरे भी 10-5 साल और लगेंगे, ये लोग पक जाएंगे और फिर कम से कम तमाम किसी का भी समर्थन करना चाहिए, सपा करे बसपा करे, किसी का तो करे, क्योंकि अब तो धर्म का सीधा सीधा बाबा साहब ने भी धर्म की दीक्षा इसलिए ली थी कि उनको लग गया था कि तलवार की काट तलवार है। चूँकि धर्म की राजनीति लगातार हो रही है तो बुद्धिज़्म जब कमज़ोर रहेगा तो लोग, जैसे मुस्लिम समाज के लोग धार्मिक वजह से बीजेपी को वोट नहीं देते हैं और ज़्यादातर SC ST OBC के लोग धार्मिक वजह से बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो उनको कैसे बहुजन आंदोलन की तरफ लाया जाए ताकि सपा हो, बसपा हो, RJD हो, DMK हो, जो बहुजनों का दल है वो मजबूत हो। एक्चुअली जब हम वोट डालने लायक हुए
तो पहला वोट हम लोगों ने हाथी में डाला। इसलिए डाला क्योंकि हाथी बुद्ध की संस्कृति बाबा साहब के आंदोलन को डेवलप कर रही थी। बुद्ध विहार, अम्बेडकर पार्क में जगह जगह बुद्ध विहार बन रहे थे, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी। लेकिन अब की चुनाव में हम लोगों ने इसलिए वोट वहाँ दिया है जो बीजेपी को भगा दे, जो बीजेपी को भगा दे, संविधान की सुरक्षा कर ले और हमारा मान सम्मान रह जाए। जो बीजेपी को हराएगा वही हमारा वोट पाएगा। गठबंधन होता पिछले लोकसभा की तरह तो ज़्यादा बेहतर होता। गठबंधन चूंकि नेता कर लेना चाहिए था, पुराना इनका अनुभव था और पूरा हम मांग कर रहे थे, हम सारे लोग मांग कर रहे थे। गठबंधन हम तो चाहते हैं कि होना चाहिए था और हमें बहुत बल मिलता, क्योंकि जब बहुजन समाज बट जाता है तो हम कमज़ोर हो जाते हैं और हमारे बांटने का ही फायदा यहाँ के अल्पसंख्यक लोगों ने उठाया है। जिन्हें लोग सबल कहते हैं, मैं उन्हें अल्पसंख्यक अल्पजन कहता हूँ। हम सब बहुजन तो लोग। मुझे लगता है सपा बसपा की लड़ाई में बीजेपी जीत जाएगी। बिल्कुल जीत सकती है। अगर ये लोग लड़ेंगे, ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो वो कम संख्या वाले लोग मजे मारेंगे। क्या कर लेंगे? फिर क्या नतीजा होगा? क्या, कुछ नहीं, संघर्ष का रास्ता है। बाबा साहब हमें संविधान बनाकर रोटी कपड़ा मकान मान सम्मान दे गए, हम लोग फिर उसी स्थिति में चले जाएंगे। फिर कोई बाबा साहब पैदा होगा, हम लोगों को फिर अच्छे रास्ते पे लेके आया, ऐसा हम मानते हैं। कैसे देख रहे हैं यूपी के चुनाव को? क्या लग रहा है कि सपा बसपा, हमें तो लग रहा है कि सपा बसपा में लड़ाई थी, बीजेपी आ जाएगी। देखिए, हम लोग कहते हैं कि जो सवर्ण है वो ज़्यादा जातिवादी हैं, लेकिन हमने जब भ्रमण किया तो मुझे लगा कि एससी ओबीसी वाले उनसे ज़्यादा जातिवादी हैं। ये नहीं समझते हैं कि संविधान कैसे बचेगा, ये नहीं समझते हैं कि देश बीजेपी को कौन हरा रहा है। इन्हें सिर्फ जाति दिखाई दे रही है और वही इन्होंने करने का प्रयास किया है। इसलिए मुझे लग रहा है कि बीजेपी भी जीत सकती है, लेकिन लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए लेकिन वोट किया। ओबीसी के लोग भी तो चाहते 50% है, वो अगर अकेले अखिलेश यादव को भी वोट कर दे तो भी अखिलेश जीत जाते। नहीं, बीजेपी के चूंकि अखिलेश यादव जी के साथ ओबीसी के लोग हैं, लेकिन चूंकि बसपा के साथ भी ओबीसी के लोग थे, और लेकिन ये लोग जब जीत जाते हैं तो ब्राह्मणों को सिरे दे देते हैं। ये देखिए आप, ताज्जुब वाली बात है। वो तो अखिलेश भी देते हैं। नहीं, गलत करते हैं ना भाई। सबसे बड़ा जो गठजोड़ है सफल राजनीति का, जो हम मानते हैं, वो मान्यवर कांशीराम साहब का है। उन्होंने एससी ओबीसी माइनॉरिटी को इकट्ठा किया, बिना पैसे के, बिना साधन के एमपी एमएलए बनाए। अब इन नेताओं को क्या हो गया है? जो हमारे साथ कभी थे नहीं, तब हम एमपी एमएलए बनते थे, और जब से ये मेरे साथ आ गए, हम पैसे के बावजूद भी एमपी एमएलए नहीं बन पाए। तो मान्यवर साहब का फार्मूला क्यों नहीं अपनाते ये लोग? क्या आप तो अखिलेश के करीबी लोग में से, अखिलेश जी की सामाजिक समझ कितनी बढ़ी है? मैं जब से उनके नज़दीक आया हूँ, उनके आना जाना हमारा हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि सामाजिक न्याय को वो समझे हैं और हिस्सेदारी के तहत ओबीसी को बहुत अच्छे टिकट दिए हैं। हिस्सेदारी के तहत उन्होंने शेड्यूल कास्ट को बहुत अच्छे टिकट दिए हैं, और शेड्यूल कास्ट में वो जातियाँ जो मेजर हैं, लड़ती हैं। मैंने उनके लिए कहा था कि कम से कम आधे से ज़्यादा इनको टिकट दीजिए, तब जाकर के परंपरागत जहाँ उनका चिपकाव है वोट आपके साथ आ सकता है, और ऐसा उन्होंने किया है। लेकिन बहन जी और अखिलेश जी की तुलना करें तो बहन जी ने बहुत ऐतिहासिक काम भी किए हैं। अखिलेश जी को भी 5 साल मौका मिला, बहन जी को भी मौका मिला, उन लोगों ने काम तो बहुत, दोनों लोगों ने किया है। अब क्या लग रहा है, अब क्या स्थिति होगी? कहीं आपसी लड़ाई में दोनों लोग की राजनीति खत्म तो नहीं हो रही? देखिए, मैंने कि माननीय बहन जी कई बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और अखिलेश यादव जी एक बार बने हैं। मैंने लोगों से कहा, अम्बेडकरवादियों से कहा, बौद्धों से कहा, सबसे मैंने कहा माननीय बहन जी का जो इस समय कद है वो प्रधानमंत्री का है। मैं चाहता हूं कि माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री बने और बौद्धमय भारत बनाए। वो मुख्यमंत्री उनके लिए बहुत छोटा वो पद कर सकती हैं, वो कर सकती हैं। जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जो उनका बहुत बड़ा काम, पूरे देश में उनका नेटवर्क है, हर जगह उनके पास कार्यकर्ता है। वो प्रधानमंत्री के लिए मोदी के खिलाफ खड़ी हो जाए तो हम सब लोग उनके साथ झंडा लेके खड़े हो जाएंगे। छोटे छोटे काम बड़े लोगों को नहीं करना चाहिए था। मैं चाहता हूं कि समय सपा अच्छा लड़ी है, इसलिए हम सब अम्बेडकरवादियों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने, सब ने मिलकर के बीजेपी को जो हरा रहा है उसी को वोट डलवाया है। लगता है 10 के बाद सपा बसपा फिर से करीब आ सकते हैं अगर स्थिति बनी तो। राजनीति में कोई दुश्मन और दोस्त नहीं है आदरणीय शंभू जी, सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। जहाँ जिसको फायदा नजर आता है वहीं सट जाते हैं। छोटे लोगों को, हम लोगों को ज्यादा, लेकिन बहुजनों की भलाई किसमें, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की भलाई किसमें? जो प्रतिनिधित्व दे, हिस्सेदारी की लड़ाई है इस समय। राजनीति जो है हिस्सेदारी की लड़ाई है। आप हिस्सेदारी तो वो तो बीजेपी सबसे ज्यादा ओबीसी को टिकट दे रही है, शेड्यूल कास्ट में और लोगों को भी टिकट दे रही है। नहीं, टिकट वो तो देकर मुसलमान वाला जो 100 टिकट बचाता है, जैसे सपा बसपा सवर्णों को टिकट दे रही है 100 80 90, बीजेपी सबसे ज्यादा ओबीसी को टिकट दे रही है और शेड्यूल कास्ट को। एक्चुअली बीजेपी के लोग बहुजन आंदोलन के महानायकों के हत्यारे हैं। ये संस्कृति के दुश्मन हैं।
इनकी भ्रम फैलाने वाली संस्कृति है, हमारी श्रम वाली संस्कृति है, तो हम लोगों का जोड़ हो ही नहीं सकता। हम लोगों की मित्रता एससी ओबीसी माइनॉरिटी में हो सकती है जो हक वंचित हैं और असहाय हैं। अब बताइए, शेर और बिल्ली साथ साथ कैसे रह सकते हैं? लेकिन लोग रखे हैं, पता नहीं कौन सा नया फार्मूला लोगों ने निकाला है। अखिलेश जी से आप कई बार आपकी मीटिंग हुई, क्या बदलाव महसूस करें अब उनमें और पहले के अखिलेश में? परिवर्तन हुआ है। हमने माननीय अखिलेश जी से कहा कि आप सेकुलर ही हो जाइए, हमारा हिस्सा किसी और को मत दीजिए और किसी का हिस्सा हमें मत दीजिए, इतनी हम आपसे उम्मीद करते हैं। नेता ऐसा ही हमें चाहिए। ये देश धर्मनिरपेक्ष भारत है, न यहाँ मुसलमान कभी खत्म होंगे, न हिंदू कभी खत्म होंगे, न बौद्ध खत्म होंगे, न ईसाई खत्म होंगे। सबका सम्मान सुरक्षित रहे और सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, आप ऐसे हो जाइए। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और सबको हिस्सेदारी बराबरी देने का बात की है। तो विश्वास जमा है हम लोगों का और हमने बीजेपी को हराने के लिए सपोर्ट किया है। क्या लग रहा है 10 तारीख को? ये भी एग्जिट पोल तो अलग तरीके से, एग्जिट पोल चाहे जितना चिल्लाएं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे आपके दर्शकों को बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई आसपास भी नहीं होगा। ईवीएम का जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही ईवीएम एक्चुअली हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में पहले भी हो गए थे, अभी भी हो गए थे, तो एग्जिट पोल ने हम लोगों को जगा दिया है। अब हमारे लोग लाठी डंडा तलवारें लेकर के ईवीएम की रक्षा पर निकल पड़े हैं। लेकिन 1 महीना पहले से तो खेल चालू होगा। हम लोगों ने जब 5 साल सांड को रखाया है तो हम 5 दिन ईवीएम को भी रखा सकते हैं, रखाना आता है। और जिन लोगों ने अपना वोट किया है ना, वो लाठी डंडा भी चलाना जानते हैं। सभी स्ट्रांग रूम घेर लिए गए हैं, किसी अधिकारी की औकात नहीं कि उनमें घुस जाए, और जो घुसेगा वो मार खाएगा। अभी क्या लग रहा है कि बीएसपी सुप्रीम सपा बसपा एक बार फिर से चुनाव के बाद करीब आ सकते हैं? मैं तो चाहता हूँ, बड़ी लड़ाई बड़े मकसद जब होते हैं तो ये सभी लोगों को मिलकर के लड़ना चाहिए। मेरी बड़ी इच्छा है कि माननीय बहन जी, मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका, क्योंकि स्वतंत्र भारत में राजनीतिक सबसे ताकतवर बहुजन नहीं, स्वतंत्र भारत में राजनीतिक तौर पर भगवान बुद्ध की विचारधारा को और बाबा साहब के आंदोलन को स्थापित करने में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। उनका नाम हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो दूसरों की गुलामी ना करें, दूसरों की बातों पे ना चले। अल्पसंख्यक लोग जो हैं देश भारत के बामन, उनका चक्कर छोड़ें और एससी ओबीसी के साथ मिलकर के राजनीति करें। वो देश की प्रधानमंत्री बन सकती, मैं चाहता हूँ ऐसा तभी होगा। ऐसा ब्राह्मणों के साथ रह करके वो मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकती हैं, वो गलतफहमी में। सोचिए, भंते जी की बात को आप कैसे काटेंगे? सोचिए, बीजेपी 20% मुसलमानों को इग्नोर करके चुनाव जीतती है। ज़्यादातर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग की राय है कि क्या कोई बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां सवर्णों को इग्नोर करके चुनाव नहीं लड़ सकती है? भंते सुमित रतन से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन लगातार बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाने में, बुद्धमय भारत बनाने में और सम्राट अशोक के उस शौर्य को वापस लाने के लिए सुमित रतन जी, भंते सुमित रतन दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुजन समाज को ऐसे बौद्ध भिक्षुओं की बहुत ज़रूरत है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।